वेलकम टू द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे आसमान में गैलीलियो ने उन अनगिनत तारों को देखा जो बिना टेलीस्कोप के भी दिखाई देते थे। उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने ऑब्जर्वेशन लिए और कई चित्र भी बनाए। यह बेहद रोमांचक अनुभव था। इसके बाद जनवरी 1610 में अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज की बृहस्पति ग्रह को देखते हुए उन्होंने पाया कि वह 3 छोटे छोटे तारों के सेंटर में मौजूद है। अगली रात भी उन्होंने इन तारों को देखा, लेकिन उनकी जगह बदल चुकी थी। गैलीलियो कई रातों तक बृहस्पति का अवलोकन करते रहे। किसी किसी रात तो उन्हें 3 की जगह 4 तारे दिखाई देते थे, लेकिन उनका पैटर्न हर बार चेंज होता रहता था और कभी ऐसा होता था कि उनमें से एक भी नहीं दिखाई देता था। लेकिन ये तय था कि 4 छोटे छोटे तारे बृहस्पति को फॉलो करते हैं। इसकी एक ही डेफिनेशन हो सकती थी, बृहस्पति के चंद्रमा इसका चक्कर काट रहे थे। जब वे दिखाई नहीं देते थे तब वे निश्चित ही रूप से बृहस्पति के पीछे मौजूद होंगे। गैलीलियो सभी को दूरबीन के आश्चर्यों के बारे में परिचित कराना चाहते थे। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम था द स्टारी मैसेंजर। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, उस किताब ने हलचल मचा दी। गैलीलियो जिस तरह अपनी बात रखते थे उससे लोग अक्सर नाराज हो जाते थे। वह जो सोचते वह बोलते और उनके पास यह देखने का टाइम नहीं था कि उनसे कौन एग्री करता है और कौन डिसएग्री। उनके दोस्तों ने उन्हें आग्रह किया कि अगर वह वापस टस्कनी गए तो यूनिवर्सिटी और चर्च के उनके पुराने दुश्मनों से उन्हें खतरा हो सकता है। लेकिन गैलीलियो अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। उनके पास घर लौटकर जॉब पाने का अच्छा प्लान था। अब वो अपनी सोच पर अड़ग थे। उन्हें लगता था कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टस्कनी के बड़े ड्यूक का पारिवारिक नाम मेडिसी था, इसलिए गैलीलियो ने उनके खोजे हुए बृहस्पति के चारों चंद्रमा का नामकरण मेडिसियन स्टार रखने का निश्चय किया, जिसे आज हम जानते हैं गैलीलियन मून के नाम से। उनकी तरकीब काम कर गई। बड़ा ड्यूक बहुत खुश हुआ और गैलीलियो को अपना पर्सनल स्पेक्टेटर और मैथमेटिशियन नियुक्त किया। इस तरह गैलीलियो फ्लोरेंस में रहने लगे। लेकिन अब भी बहुत से लोग गैलीलियो के रिसर्च पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए अगले वर्ष 1611 में उन्होंने रोम जाने का निश्चय किया। वहां वह अपनी दूरबीन को उस समय के सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को दिखाना चाहते थे। गैलीलियो के लिए वह एक विजय यात्रा साबित हुई। वह बहुत खुश थे। आखिरकार उन्हें ये बताने की संभावना दिखाई देने लगी थी कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जैसा कि कोपरनिकस कहते थे। लेकिन वह अपने दुश्मनों को भूल गए थे। उनके दुश्मन बुरी तरह से उन पर जल रहे थे, क्योंकि बड़े ड्यूक ने मेहरबान होकर उन्हें भारी वेतन देना मंजूर कर दिया था। दुश्मनों ने उनकी बहुत आलोचना की थी और गुप्त रूप से उन्होंने गैलीलियो को गिराने के भी प्लान किए थे। गैलीलियो अपने आलोचकों से जितनी ज्यादा बहस करते उतना ही उनके जाल में फंसते गए। गैलीलियो की परिस्थितियां बद से बदतर होने लगी। 1614 में एक पादरी ने उनकी और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के उनके विचार की बड़ी निंदा की। गैलीलियो के दोस्त उनकी सिचुएशन समझते थे। उन्होंने गैलीलियो को खामोश रहने के लिए कहा। गैलीलियो इस बात से बहुत परेशान हुए और बीमार पड़ गए। इसके बावजूद वो उनके दोस्तों की सलाह मानने के लिए तैयार नहीं थे। अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बहस करने का पक्का इरादा करके वो रोम चले गए। अब चर्च के अधिकारियों को तय करना था कि उनके साथ क्या किया जाए। उन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। ये विश्वास कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह चर्च के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। गैलीलियो को एक बहुत बड़ा भाषण सुनाया गया और वहां से निकल जाने और खामोश रहने की चेतावनी दी गई। निराश होकर वह फ्लोरेंस लौट गए और दूसरे कामों में जुट गए। 8 साल बाद पोप पाल पंचम की डेथ हो गई। नया पोप अर्बान अष्टम गैलीलियो का पुराना मित्र था। गैलीलियो को उम्मीद थी कि नया पोप उन्हें कोपरनिकस के सिद्धांतों पर डिस्कस करने की परमिशन देगा। वो पोप से मिलने गए और इस बात से बहुत खुश हुए कि उन्हें एक बुक लिखने की परमिशन मिल गई। लेकिन उनके बीच एक शर्त रखी गई। उन्हें यह नहीं कहना था कि पृथ्वी वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करती है। उन्हें यही कहना था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता प्रतीत होता है।
गैलीलियो समझ गए थे कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने इस शर्त को मान लिया। उन्होंने सचमुच गजब की किताब लिखी, लेकिन उन्होंने पॉप के द्वारा दी गई चेतावनी को ध्यान में नहीं रखा। अब गैलीलियो के दुश्मनों को चांस मिल गया था। उन्होंने पॉप को समझाया कि गैलीलियो पॉप का मजाक उड़ा रहे हैं। पॉप बहुत नाराज हुआ और उसने आदेश दिया कि गैलीलियो को रोम लाकर उस पर चर्च की कोर्ट में केस चलाया जाए। उस समय गैलीलियो 68 साल के और बीमार थे। वह जानते थे कि अगर केस बिगड़ गया तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। गैलीलियो ने प्रार्थना की कि बीमार होने की वजह से वो रोम नहीं आ सकते, लेकिन पॉप इतना नाराज था कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। जब गैलीलियो की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो टस्कनी के बड़े ड्यूक ने उनके लिए आरामदायक यात्रा और रोम में रहने का इंतजाम किया। केस ठीक नहीं हुआ। गैलीलियो समझ नहीं पा रहे थे कि इतने सारे लोग उनके खिलाफ क्यों हैं। वो जेल या उससे बुरी सजा की कल्पना से डरे हुए थे, लेकिन इससे निकलने का एक ही रास्ता बाकी था। गैलीलियो इन शब्दों को दोहराने के लिए राजी हो गए कि वो यह नहीं मानते कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अपने दिल में वो जानते थे कि यह शब्द पूरी तरह से गलत है। बाद में वह अपनी सजा सुनने के लिए कोर्ट दोबारा पहुंचे। उन्हें वहां सफेद कपड़े पहनकर जाना था ताकि यह मालूम हो सके कि वे चर्च का अपमान करने के लिए बेहद शर्मिंदा है। फैसले के वक्त वो घुटने के बल बैठकर जेल की सजा सुन रहे थे। अंत में गैलीलियो के लिए इतना भी बुरा नहीं हुआ। उन्हें असली जेल में नहीं ले जाया गया, बल्कि उन्हें फ्लोरेंस के बाहर उनके घर के भीतर ही रहने की सजा सुनाई गई। उन्हें चुपचाप वहीं बने रहने की सख्त आदेश दिया गया। उनकी किताब पर भी बैन लगाया गया और विशेष परमिशन लेकर ही उनसे कोई मिल सकता था। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि साइंस के बारे में सोचने से गैलीलियो को कोई नहीं रोक सका। उनकी थिंकिंग पावर और अपने आसपास संसार को जानने की जिज्ञासा पहले जितनी ही थी। अब वे 70 साल के हो चुके थे, फिर भी उन्होंने वस्तुओं की स्पीड के ऊपर एक किताब लिखी। उनके एक फ्रेंड ने इसे छुपाकर हॉलैंड पहुंचा दिया ताकि वह छप सके। गैलीलियो के मुताबिक उन्हें पता ही नहीं था कि किताब कैसे बाहर चली गई। बेशक वे सच नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो फंसने से बच गए। दुर्भाग्य से उम्र के इस मुकाम पर गैलीलियो अंधे हो गए। तब भी उन्होंने नई चीजों के बारे में सोचना बंद नहीं किया। अंत तक वह अपने पुत्र और दोस्तों की हेल्प से काम करते रहे। अपने 78th बर्थडे से एक महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई। अपने पीछे वो कई इम्पोर्टेंट रिसर्च और सिद्धांत छोड़कर चले गए, जिन्होंने बाद में साइंस थिंक को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग साइंस रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।